तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। जैसा कि हमने पिछले क्लास में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम दोनों पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। जैसा कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। मान लीजिए एक कोई कांच है, गोलीय कांच है, इसका कटा हुआ, इसको इसने पर से काट दीजिए तो इसका एक भाग क्या कहलाएगा? दर्पण। तो नंबर एक हेडिंग डालते हैं। नंबर एक हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण। नंबर एक हेडिंग क्या है? अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर परावर्तन पालिश एवं दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, फिर से देखिए, वह गोलीय दर्पण, क्या? वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर परावर्तन पालिश एवं दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसा वह गोलीय दर्पण, मान लीजिए एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण, इसका कटा हुआ एक भाग, मान लीजिए एक गोलीय दर्पण का कटा हुआ एक भाग और उसके उभरे हुए तल पर परावर्तन पालिश, उभरे हुए तल इस पर परावर्तन पालिश कर दी जाए और दबे हुए तल से इस पे एक प्रकाश डालें और इससे परावर्तन हो गया, तो ये क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अब दूसरा हेडिंग आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर परावर्तन पालिश एवं उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर परावर्तन पालिश एवं उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण, मान लीजिए एक कोई गोलीय दर्पण है, इसके दबे हुए तल पे परावर्तन पालिश, दबा हुआ तल ए होगा, इस पे परावर्तन पालिश ऐसे ऐसे कर दीजिए और इसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो प्रकाश का, तो इसमें एक प्रकाश डालेंगे तो यहाँ से टकराएगा, यहाँ से परावर्तन हो जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। वही देखिए लिखा है, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर परावर्तन पालिश एवं उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे देख लीजिए, दबे हुए तल पर परावर्तन पालिश की गई होती है, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन आया, यहाँ से टकराया और वापस लौट गया। और फिर इसके अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला हेडिंग डालिए, अवतल दर्पण के उपयोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों साथ साथ में क्लास नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास नोट्स है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, प्रकाश का परावर्तन का नियम पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। जो ना देखें बच्चे जाके देख लें और क्लास नोट्स के साथ। चलिए पढ़ते हैं नियम। अवतल दर्पण के उपयोग, क्या पढ़ते हैं? अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं, जैसे कि नंबर एक, दाढ़ी बनाने में शेविंग मिरर के रूप में। क्या है? दाढ़ी बनाने में शेविंग मिरर के रूप में। नंबर दो है आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि अंगों की जांच में।
आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि अंगों की जांच में। नंबर 3 आता है अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों आदि के हेडलाइटों में समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में। क्या अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों आदि के हेडलाइटों में समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में। और नंबर 4 आता है सोलर कुकर में। किसके? सोलर कुकर में। तो एक बार नियम फिर से देख लीजिए और बच्चों स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। जैसे नियम फिर से देखिए, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। जैसे पहला एक फिर से देख लीजिए, दाढ़ी बनाने में शेविंग मिरर के रूप में, आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि अंगों की जांच में। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों आदि के हेडलाइटों के समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में। और चौथा है सोलर कुकर में। और फिर अगला हेडिंग डालिए उत्तल दर्पण का उपयोग। अगला हेडिंग क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इसके 2 ही उपयोग हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मोटर कारों, बसों आदि में पार्श्व दृश्य के रूप में, जो मोटरसाइकिल या बाइक के पीछे देखने के लिए शीशा लगा रहता है, तो उसी को कहते हैं उत्तल दर्पण। मोटर कारों, बसों आदि में पार्श्व दृश्य के रूप में। और नंबर 2 है उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों के लैंपों को ऊपर किया जाता है। तो इसका अवतल दर्पण का उपयोग महत्वपूर्ण है मोटर कारों, बसों आदि में पार्श्व दृश्यों के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है समतल दर्पण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? समतल दर्पण। वह दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। वह पृष्ठ समतल दर्पण। वह दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की विशेषताएं। अगला हेडिंग है समतल दर्पण की विशेषताएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण की विशेषताएं। नंबर 1 है समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक उसके पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई हो। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक उसके पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, अर्थात आवर्धन प्लस 1 होता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, अर्थात आवर्धन प्लस 1 होता है, जो कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस दर्पण द्वारा बने वस्तु का आवर्धन 1 होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसलिए उसका आवर्धन प्लस 1 होता है। पूछा जाता है बच्चों बहुविकल्पी में। नंबर 3 आता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाता है। जैसे कि पार्श्व मतलब है दाहिना का बायां हो जाता है और बायां का दाहिना हो जाता है। समतल दर्पण में देखोगे दाहिना हाथ बायां में चला आएगा, बायां हाथ दाहिने में चला जाएगा, मतलब जो प्रतिबिंब रहता है वो उल्टा बनता है।
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाता है। आपका दाहिना हाथ उठाओगे तो उसमें बायां दिखाएगा। और नंबर 4 आता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार बना लीजिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है। पूछा जाता है किसकी फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। और बहुविकल्पी में ऐसे भी पूछा जा सकता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। दोनों तरह से भी पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में। और पूछा भी जाता है समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है, इनफाइनाइट। और नंबर 5 आता है, मनुष्य को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए अपनी लंबाई के आधी लंबाई के बराबर दर्पण लेना होगा। मनुष्य को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए अपनी लंबाई के आधी लंबाई के बराबर दर्पण लेना होगा। तो एक बार समतल दर्पण फिर से बता देते हैं, यही 5 ही है। जैसा कि देखिए कि बच्चों, समतल दर्पण फिर से एक बार बता देते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। और समतल दर्पण की विशेषताएं, हेडिंग है समतल दर्पण की विशेषताएं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक उसके पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई होती है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, अर्थात आवर्धन 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए स्टार बना दिए हैं और पहले भी बताए थे। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, अर्थात आवर्धन 1 होता है। फिर से देख लीजिए बच्चों एक बार और याद हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है। और मनुष्य को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए अपनी लंबाई के आधी लंबाई के बराबर दर्पण लेना होगा। बस आज के क्लास में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।